5 साल की होती है एमबीबीएस? हाँ जी। जो बूढ़े लोग होते हैं हाँ। वो झुक जाते हैं, हाँ जी। तो ये झुकने का रीजन यही होता है कि मांसपेशियां कमजोर? 2 कारण होते हैं। रीढ़ की हड्डी की भी एक एज लिमिट होती है क्या? जुकाम के बाद सबसे आम कारण कमर का दर्द। ऑपरेशन से पहले भगवान को याद करते हैं? लोगों को भी बताते हैं इसके बारे में, उस पर विश्वास रखो। तो आप क्या एडवाइस करते हैं किसी एक ऐसे इंसान को जिसने कभी जिंदगी में जिम ज्वाइन नहीं किया? अगर रिस्क फैक्टर नहीं है आप जा सकते नहीं है। महिलाओं में सर 40 के बाद क्या कैल्शियम लेना शुरू करनी चाहिए? पीरियड्स जब इरेगुलर शुरू होने हो जाए कैल्शियम शुरू कर देना चाहिए। और विटामिन डी? इंडिया में 75% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? समाज सेवा में एक सोशल वर्कर बनने की जरूर कोशिश करता है। या कोई आप a piece of advice you would like to give them, the young doctors? ये ना कोशिश करो कि एकदम से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओगे। आप इतने बिजी रहते हैं, खुद की हेल्थ के लिए क्या करते हैं? कोशिश करता हूँ कि थोड़ा टाइम उस पर बिताऊं, सामने टीवी पे मूवी देखूं, तो दोनों काम इकट्ठे हो एक जाते पंथ हैं। दो काज हो जाते हैं। एक बात दो काज हो जाते लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी सिनेमा हॉल में जाके वाइफ के साथ? हैं। ये तो काफी है। तो किसके गाने आपको सुनना बहुत अच्छे लगते हैं और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है सर? ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, ना तुम हमें जानो। नमस्कार, आज मैं कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा के पॉडकास्ट में आया हूँ और आज हम रीढ़ की हड्डी और स्पाइन के रोगों के बारे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको ज़िंदगी में बहुत उपयोगी साबित होंगी और आप लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इसके द्वारा और उनको भी कोई फ़ायदा दिला सकते हैं। नमस्कार, कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब आए हुए हैं जिन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दी है और हमारे चैनल के बारे में भी आपको काफ़ी हद तक बता दिया कि हम क्या बात करने वाले हैं। अगर मैं दिल की बात करूं साथियों तो कई बार ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है हमारे जब हम बहुत हताश हो जाते हैं और अगर हमारे पास कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो हम दो जगह सर झुकाते हैं। एक तो उस मालिक के द्वार पर हम सर झुकाते हैं, हाथ जोड़कर हम मालिक से कहते हैं कि हमें इस तकलीफ़ से निकाल दीजिए, या फिर दूसरी जगह वो होती है जिन्हें हम मालिक का दर्जा देते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं, उनके पेशे को ईश्वर का दर्जा देते हैं और वो होते हैं डॉक्टर्स, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, धरती के भगवान कहते हैं। होते तो वो भी इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम एक आस लेकर उनके पास जाते हैं और ये जो आस होती है उसको पूरा करने की एक डॉक्टर पूरी कोशिश करता है। तो आज हमारी भी एक कोशिश है कि हम बहुत सारे सवाल पूछें। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा जी। बहुत बड़ा नाम है स्पाइन के क्षेत्र में, हड्डी के क्षेत्र में, और हमारे भारत के एक कहते हैं ना कि क्रीम ऑफ डॉक्टर्स, अगर मैं ऑर्थोपेडिक की बात करूं तो उनमें इनका नाम शुमार है। आप हैं डायरेक्टर स्पाइन एंड रिहैब सेंटर श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल, और थैंक यू वेरी मच सर। आप नमस्कार सीमा जी, धन्यवाद आपका, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोगों तक पहुंच सके, रीढ़ की हड्डी के बारे जानकारी फैला सकें, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि तो आगे हम कुछ मिनटों में बात करेंगे इसके बारे। सबसे पहले तो सर मैं ना आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने आपका जो लाइफस्टाइल है वो देखा है। आपकी ओपीडी रात रात तक चलती है, 2-2 बजे तक आप ओपीडी में बैठे रहते हैं। और एक बार मुझे ये मालूम पड़ा जब मैं आपके हॉस्पिटल आई तो 6:30 बजे आप अपनी सीट से उठ के कहीं गए। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो मुझे कहा गया कि वो लंच करने गए हैं। तो मैं बड़ी बड़ी हैरान हुई कि 6:30 बजे आप लंच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपका पेशा है यही आपकी पूजा है शायद।
हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसे बोला कि रीढ़ की हड्डी के बारे शायद अभी भी उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। हुँ, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना दवाइयाँ और मलहम और पेटी और डॉक्टर बदलते रहते हैं और फिर बाद में हमारे साथ मोटे-मोटे पोथों के साथ आते हैं, 20 डॉक्टरों को दिखाया हुआ, हमारे कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ। जी। तो इन लोगों हमारी भी एक ज़िंदगी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? तो कि अगर हम मदद कर सकें, जो एक्सपीरियंस के साथ हमने सीखा, उससे किसी की भी मदद हो सके, हुँ। तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होती है और अच्छा भी लगता है। तो That's इसीलिए what I've seen in your personality that you're very passionate about your job. Very, very passionate. देखिए वही एक हमारे मित्र हैं, वो कहते थे कि अगर आप ऐसे काम में हैं जिसमें आपका पैशन हो, हुँ। तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस की दिक्कत नहीं आती। खाली थोड़ा वर्क वाइफ बैलेंस करनी पड़ती है बस। और अगर वाइफ भी डॉक्टर हो तो फिर शी कैन बिल्कुल, अंडरस्टैंड। नहीं वही देखिए हम जब डॉक्टर होते हैं और व्यस्त रहते हैं हुँ, और एक पैशन होता है, हुँ। तो परिवार का सहयोग, ये अलग कहने की बात है कि जो भी हैं परिवार के कारण हैं, जी, बट परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होती है, उसके बगैर आप अपना पैशन कभी भी पूरा नहीं कर सकते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अच्छा, अगर मैं डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा जी के नाम से थोड़ी देर के लिए सर ये डॉक्टर हटा दूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो आप होते हैं मिस्टर एच.एस. छाबड़ा बिल्कुल, और मैं आपको आपके बचपन की ओर लेकर जाऊँ। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बचपन में आप कैसे थे? आपका जन्म कहाँ हुआ? पढ़ाई में क्या आप बुकवर्म थे या फिर 10वीं के बाद आपको लगा नहीं भाई अब पढ़ाई करनी चाहिए और माँ प्यार से आपको क्या पुकारती थी? पैदा मैं धनबाद में हुआ। हुँ, पिताजी एजी ऑफिस शिमला से डेपुटेशन पे वहाँ कोल वॉशरीज़ में गए थे। वहाँ वहाँ पैदा हुआ, उसके बाद जल्दी हम रांची चले गए हुँ, और रांची मेरा बचपन 9वीं कक्षा तक वहीं पे बीता और वहाँ शायद एक ज़िंदगी की बुनियाद वहीं पे सेट हुई। एक बड़ी कॉलोनी थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की, उस कॉलोनी में सब एक बड़े परिवार की तरह जीते थे। जी, कोई भी त्योहार हो, कोई भी दिक्कत हो, सब मिल बाँट के जीते थे। उदाहरण के तौर पे अगर दिवाली होती थी, तो उसके बाद डेढ़ 2 महीने तक कभी इसके घर, कभी उसके घर मिलने जा रहे हैं शाम को। होली होती थी तो सब मिल के ग्राउंड में सारे जगह मिलते थे। तो ऊपर से जो स्कूलिंग मिली वो वहाँ पे तो सेंट ज़ेवियर्स रांची में, वो मतलब उससे फाउंडेशन बहुत तगड़ी बनी। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंसान की फाउंडेशन नींव जो बनती है, हुँ, वो उसके माता-पिता से। बिल्कुल। माता-पिता मेरे हमारे वो एक मिडिल क्लास फैमिली में थे जैसे, और पिताजी ने अपने परिवार के, क्योंकि उनके फादर की काफ़ी यंग एज में वो गुज़र गए थे, तो उन्होंने अपने परिवार को पूरा सहयोग दिया। अपनी आधी तनख्वाह वो घर भेज देते थे। हुँ, पर उन्होंने जो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन और अच्छे वैल्यूज़ दिए, हुँ, उससे आप ज़िंदगी में वो ही एक फाउंडेशन तगड़ी बन जाए, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पिताजी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में यंग एज में गए अच्छा। और शायद एक ये कारण रहा हमेशा कि कैसे बाकी लोग चोटों से बचें, एक्सीडेंट से बचें, स्पाइनल इंजरी से बचें। तो ये थोड़ा एक कहते हैं ना, एक उम्र आ जाती है जब आप कहते हो कि आपको समाज से बहुत कुछ मिला, अब आपने वापस क्या देना है। तो जी, तभी एक हम स्पाइन वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन चलाते हैं, जी, जिसमें ये कोशिश रहती है कि लोगों को वेलनेस की तरफ ले जा सकें और स्पाइन, खाली स्पाइन की बीमारियों से नहीं, सारी बीमारियों से बचने के लिए
अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तभी शायद आपकी पर्सनालिटी में ये बात मैंने नोट की है कि आधे 50% तो तभी ठीक हो जाते हैं क्योंकि आपका बात करने का तरीका मरीज से कुछ अलग है सर। देखिए, ऐसा नहीं है खाली, मतलब जैसे कि एक मेरे मेंटोर से मेजर आलूवालिया, वो खुद व्हीलचेयर पे थे। वो एक नेशनल हीरो थे। 1965 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़े जी। और 1965 में 6 महीने बाद इंडो पाक वॉर में उनको बुलेट इंजरी हुई और उसके कारण वो पैरालाइज थे, गर्दन से नीचे पूरा टेट्राप्लेजिक थे। तो उनसे और बाकी लोगों से, परिवार से तो प्रेरणा थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आप कैसे बात करते हो, चाहे परिवार के अंदर, अपने बच्चों के साथ, चाहे मित्रों के साथ। जी। तो वही फिर जो मरीज आपके पास आता है वो भी भरोसे के साथ आए हैं। जी। आप कैसे बात करते हो उस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। और ख़ास तौर से स्पाइन की प्रॉब्लम्स में, जैसे कि हम आगे बात करेंगे, अगर कुछ चीज़ें नेचुरल हिस्ट्री को बदलती हैं, 3 ही चीज़ें हैं, उसमें से एक कम्युनिकेशन है, एजुकेशन ऑफ द पेशेंट। उसको कैसे आप समझाते हैं कि ये क्या बीमारी है और क्यों है और इसका इलाज कैसे होना है, इलाज आगे बीमारी दोबारा से तंग ना करे, उससे कैसे बचना है। तो जब तक वो नहीं सिखाते आप, तो मरीज कुछ दिन तक आपने खाली दर्द दबाई पर कारण का निवारण नहीं किया, जी, जी। तो कुछ देर बाद फिर उभरेगी। जी, बिल्कुल। और यही कारण है, जैसे मैं बता रहा था, कई बार लोग 10 डॉक्टर 15 डॉक्टर को देख के आए होते हैं, क्योंकि स्पाइन की प्रॉब्लम्स के बारे ये अवेयरनेस नहीं है कि जितना ज़रूरी दर्द का इलाज करना है, उतना ही, शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके कारण से बचना, उसको जो फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं उनको कैसे आप हटाते हैं, तभी दोबारा आने से आप बचेंगे। सर कारण तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर भरोसा भी होना चाहिए ना, डॉक्टर पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। एक इसको हम साइंस में प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं। मतलब वो देखा गया कि बहुत सारे लोगों को अगर एक फोकी दवाई भी दे दें, जिसमें कोई अंदर दवाई 9 कैप्सूल दे दिया आपने, तो अगर मरीज को भरोसा लगा कि ये, हाँ, ये डॉक्टर ने ठीक बताया और इसी से मैं ठीक हूँगा, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो ठीक है, जाता तो है। इसको प्लेसेबो इफेक्ट कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। वो भी आपने बिल्कुल ठीक बताया, वो बहुत ज़रूरी होता है जी। कि एक भरोसा बना सकें, और भरोसा बना तभी सकेंगे जब आपने जैसे बताया कि कम्युनिकेशन ठीक हो तो। सर आपका पैशन हड्डी में था क्या? या आपको मिल गई सीट मिल गई तो आपने ले लिया? आप बताइए ना सर। कड़क चाय पीजिए और बताइए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चाय तो सचमुच काफ़ी कड़क है, सवाल की तरह। मैं एक सरकारी अस्पताल में था। हुँ। मैं एक सरकारी अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, जी। जहाँ की एक स्पाइन का यूनिट था, हुँ। स्पाइनल इंजरी का यूनिट था। जी। तो ये ज़्यादा जगह होता नहीं, बट जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, तो उनका उपचार, उनकी रिहैबिलिटेशन, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत होती है। तो जनरली क्या है, क्योंकि आपको घुटने की प्रॉब्लम है, आपने घुटना बदल दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छे लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए। ठीक। ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम हुई, एंजियोप्लास्टी हो गई, नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए। हुँ। बट रीढ़ की हड्डी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जहाँ हम बात करेंगे आगे, बट अगर इंजरी कंप्लीट हो, जैसे स्पाइन में स्पाइन कॉर्ड के सारे सेल्स एक लेवल पे कट जाएं या मर जाएं, हुँ। तो वो दोबारा से जीवित नहीं होते।
तो इसलिए अगर कंप्लीट इंजरी है, पैरालिसिस है, उससे नीचे कंप्लीट, तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज रहेंगे, वो बाद में रिकवर नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को एक फिजिकल, शारीरिक डिसेबिलिटी तो होती है, बट साइकोलॉजिकली भी बहुत वो मतलब डिवास्टेटेड होते हैं, हिल टूटे हुए जाता है होते हैं। इंसान, हिल हाँ, खाली वो पूरा परिवार। तो स्पाइनल वार्ड में लोग ज़्यादा जाते नहीं, ज़्यादा फोकस नहीं करते डॉक्टर्स भी, क्योंकि इसमें एकदम से आप वैसे रिजल्ट चमत्कार नहीं दिखा सकते जैसे हमने बात की, या घुटने की प्रॉब्लम से, या हार्ट की प्रॉब्लम, या और भी जैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए जनरली नेग्लेक्टेड रहता है। तो जब मेरी पोस्टिंग थी, और वैसे भी ऑर्थोपेडिक्स में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ जाते थे, तो उन लोगों की जो सिचुएशन देख के थोड़ा लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। बट एक दिन मेरे को याद है, जब लगा कि मैंने ठाना कि ऐसे लोगों के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छा। बट ज़रूरत है। सुबह जब राउंड पे गया, तो परिवार, मतलब वो पेशेंट की वाइफ वहाँ पे जोर जोर से रो रही थी जी। जब वहाँ गए, तो उसका पैर लहूलुहान, और अंगूठा उसका गायब पैर का। ओह। तो रात को अस्पताल में जहाँ बाकी डिलीवरीज होती हैं, प्लेसेंटा होते, तो चूहे आप देखेंगे तो खरगोश की तरह आके, क्योंकि उनको सेंसेशन तो नीचे है नहीं, पूरा अंगूठा काट के ले गए। उफ। तो वो जो ट्रॉमा ना गॉड। खाली उस इंसान पे, उसे तो पता नहीं चला, बट परिवार पे जो होता है वो देख के, और वो देख के भी इतना, वो एक चेंजिंग इवेंट था जिसमें मेरे को लगा कि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं ज़रूर ऐसे लोगों की मदद पे जाऊंगा। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद जब ढूंढ रहा था कि आगे क्या करना है, तो तभी एक एडवर्टाइजमेंट आई, एक नया संस्थान खुल रहा था, जो कि एक इंडो इटालियन कोऑपरेशन में बनना था। और वहाँ पे वो उन्होंने सर्विसेज शुरू करने के लिए पहली एडवर्टाइजमेंट डॉक्टर के लिए निकाली थी जी। वहाँ गया, 32 और लोग थे इंटरव्यू के लिए, पर सेलेक्ट हो गया। तो जो सोचा हुआ था कि अगर मेरे को मौका मिले तो ऐसे लोगों के लिए करना है, क्योंकि वो संस्थान भी स्पाइनल इंजरीज में ही फोकस कर रहा था, जी। तो शायद वो जो सोचा था और वो अवसर मिला, तो तब से स्पाइन में ही आगे बढ़ता गया। वो कहते हैं ना सर कि यूनिवर्स सुनता है, आपने मैनिफेस्ट कर लिया था। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अ, जो आंखों से दिखता है ना सर, हाँ, वो बड़ा खूबसूरत लगता है बिल्कुल और उसकी इम्पोर्टेंस भी बड़ी लगती है, बिल्कुल लेकिन अब ये रीढ़ की हड्डी तो हमें दिखती ही नहीं है और काम सारे ये करती है, हमें बिल्कुल चला रही है, बिठा रही है, सुला रही है, बहुत कुछ करा रही है। अभी मैं बैठी हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी ने मुझे सहारा दिया हुआ है, बिल्कुल। मैं इसलिए बैठी हूँ। एक बार इसके दीदार करा दीजिए ना, और थोड़ा बता दीजिए होती क्या है ये और कैसी होती है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो ये एक रीढ़ की हड्डी का मॉडल है। जी। तो खैर ये तो छोटा मॉडल है, जी। होती बड़ी है, शायद पीछे आपको पीछे दिख वो रही दिख रहा होगी, है, सबको है दिख ना? रही है पीछे। तो जो शरीर का ढांचा है, जो इंसान को खड़ा करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी रीढ़ की हड्डी के कारण है। तो पर उससे इम्पोर्टेंट ये एक प्रोटेक्टेड पैसेजवे बनाती है दिमाग से, जो स्पाइनल कॉर्ड, नाड़ी तंत्र नीचे आ रही है, वो रीढ़ की हड्डी में अंदर सुरंग में प्रोटेक्टेड पैसेजवे में नीचे आती है। अच्छा। और हर लेवल पे रीढ़ की वो स्पाइनल कॉर्ड से हर लेवल पे एक नर्व
मतलब दोनों साइड राइट और लेफ्ट निकलती है और शरीर के एक पार्ट को सप्लाई करती है। सर ये जो ऐसे-ऐसे ये करके जो निकल निकल रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। गर्दन में 7 हड्डियाँ हाँ जी, तो हाँ जी। 8 नर्व्स निकलती हैं। हाँ, हाँ। उसी तरह छाती में 12 हड्डियाँ थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं, गर्दन वाली को सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। हुँ, थोरैसिक वर्टिब्रा वो उसके नीचे लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं, तो 5 लंबर नर्व्स होती हैं। उससे नीचे की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, जी। सेक्रल वर्टिब्रा और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। हुँ, कॉक्सिक्स जो टेल बोन का रेमिनेंट है इंसान जी, में, जी। तो यहाँ से भी नर्व्स निकलती हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो ब्रेन का कनेक्शन बॉडी से इन स्पाइनल कॉर्ड और उसके जो नर्व के नेटवर्क से, हुँ, हुँ। तो जो सिग्नल जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से उस नर्व से जाते हैं। तो जैसे हिलाने की शक्ति है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे नर्व से, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ। जहाँ वो भी सिग्नल जा रहा है, ब्रेन ने बोला हिलाओ, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया उस नर्व से उस मसल को कि इसको हिलाना है, क्या तो वो मशीनरी हिलता है है। सर ये, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये समझिए कि ये मैंने ये हाथ हिलाया और वो कितनी जल्दी मैसेज जाता है, क्या ईश्वर की कुदरत है। मतलब बिल्कुल आप ये अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इससे बड़ा इंजीनियरिंग और मतलब हर तरह का आप सोच लें, मतलब एक करिश्मा है कि मतलब आपने सोचा सिग्नल उसी से में गया, वही हिल गया। हुँ, जब आप कुछ छूते हैं, एहसास होता है, तो वहाँ से सिग्नल ब्रेन पे जाता है, पता चलता है कि आपने हाउ क्या फास्ट। छुआ। जी। तो हिलाने की शक्ति, हुँ, एहसास की शक्ति, हुँ, जो ब्लैडर बावल कंट्रोल है, मलमूत्र नियंत्रण है, जी। वो भी इन नर्व्स के थ्रू। फिर कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट, मतलब हार्ट रेट का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, टेम्परेचर का कंट्रोल, जी, ये सब इन्हीं नर्व्स के थ्रू होता है। अच्छा। सेक्सुअल फंक्शन भी। जी, तो ये सारा कुछ अगर मतलब स्पाइनल कॉर्ड से मीडिएट होता है, तभी अगर कहीं भी चोट से या बीमारी से, हुँ, रीढ़ पे असर होने से अंदर स्पाइनल कॉर्ड पे असर हो जाए, तो उसके नीचे के ये सारे फंक्शन पूर्ण या अपूर्ण रूप से उन पे असर हो जाता है। हुँ, तो अगर अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, नीचे थोड़ा भी एहसास है, थोड़ा भी शक्ति है हिलाने की, तो टाइम के साथ वो रिकवर करता है। पर जैसे हमने बात की, अगर कंप्लीट इंजरी हो तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सेल्स रीजनरेट नहीं कर सकते। ये थोड़ी दुखद बात है। हाँ, जैसे कि कहीं चोट हो तो हाँ, सेल्स रीजनरेट करके जख्म भर ठीक देते हो हैं। जाता है, यहाँ नहीं, ये यहाँ यहाँ ये गड़बड़ है नहीं थोड़ी-सी। होता हुँ, और इसी के लिए खूब रिसर्च चल रही है, बट अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। अच्छा, अच्छा। तो तभी रीढ़ की हड्डी का और स्पाइनल कॉर्ड का इतनी अहमियत रहती है। तो सर और मैं जो इस एक हाँ एक जी, और बात बताना जी चाहूँगा बताइए। जो कि आगे की वार्तालाप में बहुत मदद देगी। जी, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इंसान पहले जानवरों की तरह 4 पैरों पे चलता था। हुँ, तो देखा नहीं सुना है। सुना, हाँ। देखा मतलब किताबों में, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो टीवी में देखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो खैर अगर भी अभी भी आप कुछ एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हैं, जहाँ ह्यूमन बीइंग्स वैसे जीते हैं जैसे 200-300 साल हाँ पहले जी, जीते थे। हाँ जी। वहाँ पे भी काफ़ी कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। हुँ, बट जब इंसान 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़ा हुआ, हाँ जी। तो कोई इतना बदलाव नहीं आया अंदर, खाली मांसपेशियाँ इतने मजबूत हुए कि वो उसको 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़ा कर सके। हुँ, हाँ, यहाँ बात करना भूल गए कि जो रीढ़ की हड्डी या जो शरीर के में हड्डियों का ढांचा है, आप भी पहले बोल रहे थे, हुँ। उसको सपोर्ट तो मसल्स करते हैं, हाँ, मस्कुलोस्केलेटल उस सिस्टम। इसको भी तो तो सपोर्ट चाहिए। इसको भी मसल्स ही करते हैं और वो इतने मजबूत हुए कि इंसान को 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़ा कर सके। जी, और पहले की जीवन शैली ऐसी थी कि मांसपेशियाँ मजबूत रहते थे, औरतों ने कुएं पे गए, चक्की पीसी, जानवर देखे, घर के सारे काम-काज किए, पैदल खेत पे गए, खेत में काम किया, वापस आए, कहीं भी जाना है, पैदल जाना है, तो मांसपेशियाँ मजबूत रहते थे। हुँ, जो
मर्द होते थे वो भी खेतों में काम किया, पूरे दिन पैदल चले, जानवर देखे। या साइकिल चलाई। हाँ, हाँ। तो आज देखिए, हम्म। आज की जीवन शैली देखिए, है ना, बिल्कुल कंट्रास्ट है। तो अगर हम देखें कि एक्सरसाइज का लेवल पहले के मुकाबले 1 या 2% रह जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक अलग से जीवन शैली में आप कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस ना जोड़ें, हम्म। टहलना हो गया, ट्रेडमिल हो गया, स्पोर्ट्स एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, राइट। तो ये मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही जड़ है आज क्यों रीढ़ की हड्डी की बीमारियां एक पैंडेमिक की तरह विश्व भर में फैली हुई हैं। बिल्कुल। दूसरा चीज कि रीढ़ की हड्डी में देखें तो इसमें कर्व्स होते हैं। गर्दन में सर्वाइकल रीजन में आगे की तरफ इसको लॉर्डोसिस कहते हैं, हम्म। पीठ में पीछे की तरफ इसको काइफोसिस कहते हैं, कमर में फिर आगे की तरफ हाँ, इसको यहाँ कर्व आ लॉर्डोसिस गया कहते हैं। जी। हाँ, साइड से देखें, सामने से देखेंगे तो सीधी दिखेगी। जी जी जी। अगर ये कर्व मेंटेन रखने तो हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए, है ना। अगर हम स्लाउच करके बैठे, है ना, मतलब ऐसे बैठे, ऐसे ही तो बैठते हैं सर ये तो आजकल। तो तो वो कर्व उल्टे हो जाते हैं, है ना। जी जी जी। अगर हम बिस्तर में गलत तरीके लेट के टीवी देखने, पढ़ने, हाँ जी हाँ जी। लैपटॉप यूज करना, मोबाइल यूज करना, हम्म मैं झुक के मोबाइल यूज कर रहे हैं, झुक के पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम्म लैपटॉप पे गलत तरीके बैठे हैं, हम्म तो ये गलत पोस्चर और एक आसीन जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड बैड पोस्चर्स, हम्म ये जड़ है रीढ़ की हड्डी की मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स की। और तभी WHO भी रिकग्नाइज करता है हम्म कि बैक पेन, हम्म जो कि स्पाइन की प्रॉब्लम का सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन है, हम्म वो सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का, ना खाली भारतवर्ष में, दुनिया भर में। तो इसके इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी दिखती नहीं है इसीलिए नजरअंदाज कर दी जाती बिल्कुल बेचारी, बिल्कुल जबकि बिल्कुल। ये तो नींव है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि वो जो इमारत है बिल्कुल उसके नीचे जो हम बेस बनाते हैं कि बिल्कुल पकड़ के रखना है बिल्कुल उसको, बिल्कुल ये तो हमारी नींव है बिल्कुल जिस पे हम बिल्कुल। ध्यान नहीं देते। बुनियाद तगड़ी नहीं करें तो आपको पता क्या हो सकता है। जी। और जैसे आप अभी मांसपेशियों की बात कर रहे थे, हाँ मसल्स की बात कर रहे थे, हाँ मैंने देखा है जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं, हाँ जो बूढ़े लोग होते हैं हाँ वो झुक जाते हैं। हाँ। तो ये झुकने का रीजन यही होता है कि मांसपेशियां कमजोर। 2 कारण होते हैं। हम्म एक तो देखिए, जो हमारी एक बोन बैंक होता है, तो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है हम्म और टाइम के साथ प्रोटीन का बेस और उस पे कैल्शियम बन के हड्डियां मजबूत होती हैं। हम्म तो अगर जैसे बच्चे ठीक से दूध वगैरह ना पिए, प्रोटीन इंटेक ना हो, कैल्शियम इंटेक ना हो, तो बोन्स में ग्रेजुअली बोन स्ट्रांग नहीं होती। हम्म तो एक एज तक बोन्स स्ट्रांग होती जाती हैं, और तकरीबन 35-36 साल के बाद बोन्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। अच्छा। औरतों में मीनोपॉज के बाद, क्योंकि सेक्स हार्मोन्स भी बोन मेटाबॉलिज्म से लिंक्ड है, तो ठीक। वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होने लगती हैं। हम्म जो मर्द हैं उनमें थोड़ा लेट बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं। अगर कोई और कारण से, जैसे माहवारी जल्दी रुक जाए या सर्जरी से या वैसे फिजियोलॉजिकली, या कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड, या कुछ दवाइयां जो जैसे दौरे की दवाइयां चलती हैं, और ऐसे कई कारण होते हैं जिससे हड्डियां ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होने लग जाती हैं। जब कमज़ोर होती हैं तो स्पाइन में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इसको, हाँ जी। बट जनरली स्पाइन में ये साइलेंट डिजीज होती है और छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लग जाते हैं स्पाइन में। जो हमें पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलते, और कई बार बड़ा फ्रैक्चर भी होता है, दर्द होती है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो हम्म
उससे ये झुकाव का एक कारण ये है। अच्छा। दूसरा कारण जो मांसपेशियां हैं वो उम्र के साथ कमजोर होते हैं, और अगर जीवन शैली बहुत अच्छी ना रखे तो आप देख आपने सुना होगा, जैसे कि थे वो महारथी, वो 100 साल की उम्र पे भी मैराथन दौड़ते थे। हाँ जी, हाँ जी। बट आम तौर से लोग अगर ठीक जीवन शैली ना रखें, मांसपेशियां कमजोर होते हैं, और भी अगर कभी ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ गया या कुछ, इसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। इससे मसल्स कमजोर होने से भी सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो झुकाव आ जाता है। एक और हाँ जी। देखा गया ऑस्टियोपोरोसिस और सार्कोपीनिया जनरली कोएग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि देखिए उम्र के हिसाब से तो जैसे अब कोलेजन भी कम होने लगता हुँ, है, हुँ, बहुत कुछ है, हुँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हुँ। तो उसी तरह रीढ़ की हड्डी की भी एक एज लिमिट होती है क्या? आप देखिए, यहाँ मैं मुद्दे की बात बताना चाहूँगा जी। कि कमर का दर्द या रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ जनरली उम्र या बीमारी की मैनिफेस्टेशन कम, हुँ, हुँ। और जीवन शैली ना ठीक होने की ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा। कभी आप जैसे बाहर विदेशों में देखते हैं ना, कहीं हर शहर में जॉगिंग ट्रैक हैं, दौड़ने के लिए बना हुआ है। भारतवर्ष में भी मौके हैं, मतलब लोगों ने करके दिखाया। अब 80 साल पे, 90 साल पे दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। हुँ। पर जनरली यहाँ पे वो एक जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की उतनी हैबिट नहीं है। धीरे धीरे बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, बट अभी भी देखें तो वास्ट मेजॉरिटी का एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सर अभी जैसे ना मैं ये देख रही हूँ और आपने भी नोट किया होगा कि बच्चे पहले साइकिल बहुत चलाते थे। बिल्कुल, अब बच्चे साइकिल की जगह स्कूटी चलाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और बिस्तर में लेट के पढ़ने की आदत, लैपटॉप यूज़ करनी है, मोबाइल पे पूरे दिन रहना है, इडियट बॉक्स बिल्कुल। का इस्तेमाल करना है। हाँ। तो सोफे पे बैठ के, और क्या हुआ, जब पैंडेमिक आया कोविड का, जी। सब घरों में रह गए, हुँ। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, बच्चे स्कूल में ही जा रहे, ऑनलाइन भी शुरू हुआ, तो बिस्तर पे बैठ के दफ्तर में कम से कम, स्कूल में वर्क ergonomics, स्टडी ergonomics तो प्रॉपर हैं, जी, बिल्कुल। बट घर में बिस्तरों में रह के एक तो एक्सरसाइज खत्म हो गई, हाँ जी। क्योंकि घर में सीमित, हाँ। ऊपर से पोस्चर्स पोस्चर गलत। खराब, ऊपर से सर वो खा रहे हैं, कोई गोलगप्पे बिल्कुल, बन रहे बिल्कुल, हैं, कोई बिल्कुल, पापड़ी बिल्कुल, टिक्कियाँ बन बिल्कुल, रही हैं, बिल्कुल। खाना-पीना भी वो गड़बड़ हो गया। तो अगर अपनी जीवन शैली रखें हुँ। अच्छी, हुँ, हुँ। तो आप उम्र को नहीं खाली दोष दे सकते। तो जैसे आपको रिटायरमेंट के बाद लाइफ अच्छी जीने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, जी, जी, जी। उसी तरह अच्छी ज़िंदगी बाद में रहे, उसके लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख के। ये भी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुँ, सर जैसे कहते हैं कि साल में एक बार ना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। ये बिल्कुल। बात कहते हैं लोग कि उसमें आप हीमोग्लोबिन अपना देख लीजिए, लिपिड प्रोफाइल और ये और वो बहुत कुछ होता है, हुँ, किडनी फंक्शन ये वो। हुँ। तो रीढ़ की हड्डी की भी चेकअप होनी चाहिए साल में एक बार? देखिए, जब साल में एक बार चेकअप होता है, तो जो डॉक्टर आपसे बात करते हैं, तो उन्हें ब्रॉडली चेक करना है कि कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं, ताकि उसको फिर इन्वेस्टिगेट कर सके प्रॉपर। ये तो स्क्रीनिंग है जी, ना? जी। तो जो रूटीन चेकअप होते हैं, उसमें भी जैसे विटामिन डी ठीक नहीं, कैल्शियम ठीक नहीं, कई चीज़ें जो उस पे असर होती हैं। बट ये फ़र्ज़ है डॉक्टर का जानना कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, पूछना। आप जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं कि नहीं? पोस्चर ठीक रखते हैं कि नहीं? हुँ। अगर आप में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, अर्ली मेनोपॉज़ हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो सही टाइम पे डेक्सा करवाना, बोन डेंसिटी का टेस्ट करवाना, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिजीज़ है, तो वो एकदम से फ्रैक्चर से मैनिफेस्ट करेगी, है ना? हुँ। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो डिक्टम है, इस पे, और स्पाइन, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे बिल्कुल खरा साबित होता है।
तो ये जो आप कह रहे हैं कि चेकअप, ये किस एज से हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब से हमने ध्यान देना है? डिपेंड करता है, अगर तो कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है हुँ, तो जनरली 45 के बाद हर दूसरे साल एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होना चाहिए, ओके, और 55 के बाद हर साल होना चाहिए। अच्छा। पर अगर आप में रिस्क फैक्टर्स हैं, कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, हुँ, और बीमारियां हैं, तो और फ्रीक्वेंटली, और इसके बाद पता होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये लक्षण हो, ये सिम्टम्स हों, तो मेरे को फौरन डॉक्टर से संपर्क करना। और यहाँ कमी समाज की खाली नहीं, हुँ, अगर वो अवेयरनेस नहीं है तो हर लेवल पे कमी है। हम प्रोफेशनल्स की, हमने ठीक से अवेयरनेस नहीं फैलाई, जी। मीडिया की कि उन्होंने ठीक से बात सब पे नहीं पहुंचाई, बिल्कुल, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, क्योंकि उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बीमारी का नहीं, वेलनेस पे फोकस करें, जी, और सरकार की भी, पॉलिसी मेकर्स की भी, जिन्होंने ऐसे पॉलिसीज बनानी है कि लोगों में ऐसी अवेयरनेस फैले और उसमें से बच सके, है ना। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने बात की, स्पाइन की प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन है, हुँ, तो हमारे यहाँ हर तरह के प्रोग्राम्स हैं, जी, है ना। पर ना खाली भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कहीं स्पाइन केयर, नेशनल स्पाइन केयर प्रोग्राम नहीं। बताइए। मतलब ये लैक ऑफ अवेयरनेस हुई ना, कमाल है। है ना। हुँ, तो हम एक स्पाइन 20 हमारी एक संस्था है इंटरनेशनल, जिसमें हम G20 कंट्रीज को रिकमेंडेशंस देते हैं स्पाइन वेलनेस की और जी, स्पाइन केयर की। तो जब 2023 में भारतवर्ष में G20 थी, तो यहाँ पे स्पाइन 20 मिली, और मैं मेरे मतलब देख रेख में हमारा पूरा साल रिकमेंडेशंस कंपाइल की और मिले हम यहाँ। तो ये निकल के आया कि कहीं नेशनल स्पाइन केयर प्रोग्राम नहीं है, तो तब से हम लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ लॉबी कर रहे हैं कि एक नेशनल स्पाइन केयर प्रोग्राम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। ताकि, है ना, मतलब ना खाली शारीरिक प्रॉब्लम, सबसे आम कारण है मैनास का लॉस में, इंडस्ट्री में मैनास के लॉस के लिए। हुँ, हुँ, तो मतलब जहां हम इतनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमें जरूरत है कि अब मतलब विश्व भर में और तगड़ी इकोनॉमी होनी है। तो हुँ। जब तक ऐसी चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपका देखना कहने भी का उतना ही मतलब जरूरी है। है कि जैसे बात हो रही है कि 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री बन बिल्कुल जाएँगे। बिल्कुल तो डेवलप्ड कंट्री तभी बनेंगे ना जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल वी हैव टू बिल्कुल बी हेल्दी सिटिज़न्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो वही बिल्कुल। वाली बात। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी इसको नजरअंदाज करके फिर भी वो डेवलप हो गई। हाँ, बट जहाँ चुनौतियां ज्यादा बड़ी है, जैसे भारतवर्ष के लिए, आप उसको जो भी कह दें, हाँ, आप उसको चुनौती कह सकते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन, या हुँ, उसको आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। बिल्कुल, आप मैन ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके प्रॉपर पॉलिसीज बना के उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आप एवरीथिंग आगे इज़ जा सकते। पॉसिबल, बिल्कुल बस बिल्कुल करने की एक चाह बिल्कुल होनी बिल्कुल। चाहिए। बट आज की डेट में भारतवर्ष में बहुत जरूरी है जी, कि हम वेलनेस पे फोकस करें। और जो सबसे आम कारण है बीमारियों का, जुकाम के बाद सबसे आम कारण कमर का दर्द। दिस इज़ तो वेरी अलार्मिंग, हाँ, आई स्वेयर। इनके निवारण के लिए वेलनेस पे फोकस करें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं, अवेयरनेस क्रिएट ये करें। जो घर की गृहिणी होती है, हाँ फीमेल जो होती है, हाँ आज की तारीख में वो बाहर भी काम कर रही है, हाँ, लेकिन आप घर का काम भी कर ही रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, तो बिल्कुल। स्ट्रेस तो आ रहा है ना, स्ट्रेस तो आ रहा है रीढ़ की हड्डी हाँ में। जी हाँ जी कई बार ऐसा होता है सर कि जैसे सुबह उठे, हाँ आप पूरी रात सोए हैं, हाँ लेकिन सुबह उठे पर लोअर बैक में पेन हो रही है, हाँ। जबकि आपने आराम किया है 7-8 हम्म, घंटे। हम्म। तो तो वही ये वही क्या मैं है? वो बताना चाहूँगा जी, मैं कि चाहे आपने बोला कि औरतों पे मतलब दो तरह के रोल वो करती हैं, एक तो होम मेकर का हुँ, और एक अपने प्रोफेशन का, हुँ, तो लोड भी उन पे ज़्यादा। हुँ, पर जैसे हम बात कर रहे थे, जीवन शैली ऐसे बदल गई है कि ये कार्यों में अब मांसपेशियों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, हुँ, और वो मजबूत नहीं रहते। तो उसका एक सिंपल
उदाहरण ये है कि अगर मतलब ज़्यादा काम करना पड़ता औरतों में और मसल्स फिर स्ट्रांग रहते तो औरतों में कमर का दर्द कम होता मर्दों से। पर ऑन द कॉन्ट्ररी औरतों में तक ज़्यादा पाया जाता है कमर का दर्द। और उसका एक मुख्य कारण, जी। मतलब दो कह सकते हैं। एक तो जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मसल्स फूल जाते हैं, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट होता है, जी। मसल्स और लैक्स हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद खास तौर से एक्सरसाइजेस पे फोकस करना होता है कि वो मसल्स को स्ट्रांग करें, और ख़ास तौर से रीढ़ की हड्डी की। वैसे ही लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, ऊपर से प्रेगनेंसी पे मसल्स और वीक हो गए, तो वो जनरली शायद एक जड़ बन जाती है ड्रॉप हो जाता है वो। कि उसके बाद औरतों में बैक पेन इतनी कॉमन क्यों देखी जाती है। ऊपर से जो सारी प्रॉब्लम्स जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑस्टियोमलेशिया की, ये सारी, प्लस क्योंकि वो घर के काम में बिजी रहती हैं तो शायद उनको जैसे मर्द बाहर निकल गए, चलने वॉक पे चले गए, स्पोर्ट्स में चले गए, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम नहीं जी। मिलता। तो ये एक कारण है कि औरतों में कमर का दर्द ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, और जी। इसलिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना औरतों में उतना ही ज़रूरी जी। है ना, कि वो इन प्रॉब्लम से बच सकें। सर जैसे मैंने सुना है जैसे स्लिप डिस्क होती है, हाँ स्लिप डिस्क मुझे हाँ। याद है मम्मी को होती थी, हम्म, फिर वो बिस्तर पे रहती थी हम्म, 5-7 दिन, फिर वो ठीक हो जाती थी, फिर काम करने लग पड़ती थी। हाँ। व्हाट इज स्लिप डिस्क? देखिए, आपको बताया हमने, रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनको वर्टिब्रा कहते हैं, है ना। 33 ऐसी हड्डियां होती हैं। जी। तो हर हड्डी ऊपर की हड्डी के साथ दो जोड़ बनाती है, नीचे की हड्डी के साथ दो जोड़ बनाती है। आगे ठोस हिस्सा है, पीछे गोल आकार की हड्डी है जो वो सुरंग बनाती है जिसमें जी। नसें आती हैं। आगे दो हड्डियों के बीच में ये डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा। ठीक है। इसका काम एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। जब आप मूव करते हैं तो ये सारा स्ट्रेस अब्जॉर्ब कर लेती है। तो उम्र के साथ ये डिजनरेट करती है, और फिर अगर जीवन शैली अच्छी ना हो तो ज़्यादा तेजी से डिजनरेट करती है। तो डिजनरेट करती है तो वो नॉर्मल डिस्क नहीं हुई तो स्ट्रेस आने पे, और ख़ास तौर से सपोर्ट अच्छा ना हो, मसल्स वीक हों, तो ज़्यादा स्ट्रेस आने से वो पीछे को सरक जाती है। जो डिस्क है वो एक जेली डोनट की तरह है, मतलब बीच में जेली है, आसपास उसके फाइबर्स है, तो वो फाइबर्स के थ्रू पीछे सरक जाती है जो वीक स्पॉट्स में, और पीछे वहीं से ये नर्व निकल रही है। हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो वो नस पे दबाव आने लगता है। हाँ। तो वो नर्व जहाँ जाएगी वहाँ दर्द जाएगा, जैसे गर्दन से हाथ में या कमर से पैर में। ठीक है। तो इसको हम स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स वेरियस नामों से जानते हैं। फिर ये रेस्ट करने से अपनी स्पेस में आ जाती है क्या? अपने स्पेस में नहीं आती। जनरली जो पैर में या हाथ में दर्द जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% लोगों में या सेक, मलहम, दवाई, थेरेपी से टेम्परेरी। या कई बार इंजेक्शन से इससे रिलीफ, नर्व के आसपास कुछ स्टेरॉइड डाल देते हैं जी। या ओजोन डाल देते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कम होने से वो, अच्छा। हाँ, बट 4 से 5% लोगों में वो हटाने की भी जरूरत पड़ती है अगर ना आराम आ रहा हो दबाव तो। ओके। फिर दो भाग हैं इलाज के, जैसे कमर के दर्द में, एक तो दर्द का निवारण, दूसरा आगे बार बार तंग ना करे उसका चांस कम करना। उसके लिए वही प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पे काम करना कि अगर मतलब आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है तो लाइफस्टाइल में जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज इनकॉर्पोरेट करना, पॉस्चर ठीक नहीं है तो पॉस्चर ठीक करना, तो इन चीज़ों पे काम करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर नहीं करेंगे तो आराम आ गया, आपने खाली दर्द को दबाया, कारण पे काम नहीं किया, राइट। तो कुछ देर बाद वो दोबारा आ जाए। राइट। तो बेसिकली
मैं जब आपसे बातचीत कर रही हूँ तो मेरे व्यूअर्स भी यही सोच रहे होंगे कि गोल घुमा के लाइफस्टाइल ही है सर सब कुछ। नहीं, आप कुछ चीज़ें लाइफ़स्टाइल पे नहीं छोड़ सकते, है हुँ, ना? तो तभी हम कहते हैं कि कमर का दर्द हो तो ये भी पता होना चाहिए कि रेड फ्लैग्स और येलो फ्लैग्स के बारे, कि मतलब आप हर कुछ लाइफ़स्टाइल पे दोष नहीं दे सकते। कुछ लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि कुछ गंभीर है बीच में और आपको फ़ौरन डॉक्टरी मशवरा करना चाहिए। तो उसमें रेड फ्लैग्स जानना बहुत ज़रूरी है, हुँ, ना खाली समाज में पर आपके जो डॉक्टर जिनके पास आप पहुंचेंगे, आपके फिजिशियन को, ताकि वो जल्दी पकड़ सके, आपको उसके बारे जानकारी दे सके अगर कमर का दर्द है। एक जो सबसे ओमिनस रेड फ्लैग है, हुँ, हुँ। वो है कि नसों पे दबाव से ब्लैडर और बावल के कंट्रोल पे असर आ रहा हो। जी। तो स्पाइन में खाली एक ही कंडीशन होती है जब हम उनको ऑप्शन नहीं देते और बोलते हैं सीधा सर्जरी पे जाना। वो उसको कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं, जब क्योंकि यहाँ पे वो नसें भी हैं जो पेशाब और स्टूल को कंट्रोल कर रही हैं, हुँ, उन पे दबाव आने से उस पे असर आने लगे, जोर लगा के पेशाब करना पड़े हुँ, या अपने आप लीक कर रहा हो, कंट्रोल नहीं ठीक कर पा रहे हैं, जी। तो उस समय जितने जल्दी सर्जरी की जा सके उतने अच्छे परिणाम होते हैं। मतलब अगर ये प्रूव हो जाए कि उसी के कारण ये अगर प्रूव हो दिक्कत। जाए। हाँ, हाँ जी। तो बट ये कॉमन नहीं है हुँ, ना? बड़ी डिस्क हो तो भी 2 से 3% में ही देखा जाएगा, कॉमन नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा रेड फ्लैग हो सकता है और डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि नहीं तो जनरली लोग नहीं समझते कि ये बताने की ज़रूरत है, मेरे को तो पैर का दर्द जी, है जी, ना? जी। तो डॉक्टर को भी पूछना ज़रूरी है कि कहीं पेशाब स्टूल के कंट्रोल में कोई दिक्कत तो नहीं, जी, जी, है जी। ना? तो लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। हुँ, फिर अगर पैरों में या हाथों में कमजोरी आ रही, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो रहे, चला नहीं जा रहा, पैर लड़खड़ा रहे हैं, हुँ, पैर एकदम लटक गया, फुट ड्रॉप हो गया, तो ये सारे भी रेड फ्लैग्स हैं, जबकि आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि हमने बताया ना, हिलाने का एहसास भी उन्हीं नसों बिल्कुल, के कारण है, बिल्कुल, उस बिल्कुल, पे असर आ रहा हो। बिल्कुल। फिर आम तौर से जो मैकेनिकल पेन होती है जो लाइफस्टाइल के कारण, वो आपको मेहनत से दिक्कत बढ़ेगी और आराम से ठीक होगा, हुँ, है ना? पर अगर उल्टा आप बोलो कि रात को मेरी नींद टूट जाती है, बहुत दर्द होता है, या सुबह उठता हूँ बिल्कुल जकड़न होती है हाँ, शरीर में, हाँ, तो ये रेड फ्लैग है। अच्छा। जब रेस्ट के बाद आपको ज़्यादा दर्द हो रही है, तो हुँ, यहाँ हमें कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, आपने सुना होगा रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सुना है सर। गठिया, वो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। हुँ, बट बड़े जोड़ों का, रीढ़ की हड्डी का एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, रोमेटॉइड भी असर कर सकती है। हुँ, उसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज़ होते हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, और या अगर विटामिन डी की कमी हो हुँ, या कुछ नियोप्लास्टिक कारण जैसे ट्यूमर हो अंदर, तो भी रेस्ट पे ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो ये एकदम से रेड फ्लैग है, जब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह रेड फ्लैग्स के बारे जानकारी बहुत ज़रूरी है। येलो फ्लैग्स हम कहते हैं, देखिए, मतलब जो दर्द है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है। ज़रूरी नहीं कि ये नस दब रही है तो आपको दर्द होगा, है हुँ, ना? हुँ, वो अलग बात है कि एक बहुत सारे लोग एमआरआई लेके आते हैं हुँ, कि ये हमारे रिश्तेदार को, ये देखिए एमआरआई में ये प्रॉब्लम है। एमआरआई का इलाज नहीं करना होता, लक्षण का करना होता जी, है। अगर 40 साल की उम्र पे भी अगर हम एमआरआई करवाएं किसी इंसान का, तो 100 में 40 में कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, बिल्कुल। है ना? तभी एमआरआई की रिपोर्ट में लिखा होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, है ना? बिल्कुल। अगर आप 80 में जाएंगे तो 100 में कुछ ना कुछ कुछ दिखे, ना कुछ बहुत तो कुछ दिखेगा, दिखेगा ही, है ना? ऑब्वियसली, उम्र के ऑब्वियसली। बदलाव दिखेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक तो ये हमें एमआरआई का इलाज नहीं करना होता, हमें वो लक्षण का करना होता है। जी, पर उसी तरह कॉम्प्लेक्स है पेन। जी। अगर आपको कहीं भी और कहीं पेन है, आपकी वो पेन बढ़ जाएगी। बट अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, हुँ, हुँ। तो
दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति कम हो जाएगी और वो दर्द फ्लेयर अप हो जाएगी। और बहुत बार ये होता है कि जब क्रॉनिक पेन होती है ना, मतलब कई महीनों से दर्द चल रही है, असहनीय हो गई, बिल्कुल। दर्द से स्ट्रेस जी, और स्ट्रेस से दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति गिरती है, माइंड सेंसिटाइज हो जाता है। जी, जी, जी। स्टिमुलस चाहे चले जाए, हुँ, पर ये सेंसिटाइजेशन के कारण दर्द बनी रह जाती है। तो जब तक आप ये येलो फ्लैग्स मतलब साइकोलॉजिकल कॉजेस को नहीं ध्यान रखेंगे, जी, तब तक क्रॉनिक बैक पेन आप ठीक से इलाज नहीं कर पाएंगे, नहीं, उसका निवारण ठीक से नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। ठीक कह रहे हैं। तभी एक साइकोलॉजिस्ट एक इनहेरेंट पार्ट होता है टीम का। जी, जी। ना खाली कमर के दर्द का, बट जो ऐसी भयंकर बीमारियां होती हैं जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हुँ, जिसमें ना खाली इंसान पर पूरा पूरा परिवार परेशान हो जाता है ना, एक चलता हुआ इंसान एकदम से पैरालाइज होकर व्हीलचेयर जी, पे आ जाता है। जी। तो साइकोलॉजिस्ट का एक योगदान बहुत ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट में। तो ये येलो फ्लैग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर यही मैं आई एम कमिंग टू दैट साइकोलॉजी के साथ ही मैं अब इस बात को जोड़ूँगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो हार्डकोर जिमर रहा है, हम्म, बड़े-बड़े भारी-भारी वेट्स उठाए हैं। हम्म, फिर कोई एथलीट हो सकता है, हम्म, कोई कैलिस्थेनिक हम्म, आजकल जो ये चल रहा है, ये है। हम्म, और इंजरी हो गई। हाँ, अब इंजरी हो गई तो अभी आपने जैसे कहा कि पूरा जीवन ही उलट-पलट हो जाता है। कहाँ वो क्या सपने लिए होते हैं कि क्या-क्या करना है और यहाँ पे तो फुल स्टॉप लग जाता है। हम्म। ऐसे इंसान का मेंटल स्टेटस तो पूरा शैटर हो जाता है। ऐसे में आप कैसे मतलब हाउ डू यू डू इट? वहाँ पे तो उस समय बहुत ज़रूरत है साइकोलॉजी की भी और आपकी भी और देखिए, जरूरी नहीं जिमनास्ट, एथलीट, जिम पर्सन, हुँ, अगर कोई भी आम इंसान भी है, अगर एकदम से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है हुँ, और व्हीलचेयर पे आ जाता है, हुँ। तो एक साइकिल से निकलता है। एंगर, डिनायल, डिप्रेशन। जी। इसीलिए जैसे मैं बोल रहा था, साइको सोशल रिहैबिलिटेशन का एक बहुत अहम योगदान है। हमें ये कुछ चीज़ें ना हम फॉर ग्रांटेड और वैसे ले लेते हैं ना, कि अगर हम दो पैरों पे चलें तभी हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, तभी हम योगदान कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली लाइफस्टाइल में कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर ऐसा ही होता तो जो वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंस, जी। है ना, वो मुश्किल से सर हिला पाते थे खाली। जी, आँखों उनकी से किताब सबसे ज़्यादा बिकी है दुनिया में, ठीक है, ब्लैक होल थ्योरी, और सबसे ज़्यादा उन्होंने फिजिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर जी, दिया। जी, जी। सर हम जब बात करते हैं ना तो जब हम कहानी सुनाते हैं जैसे अभी आपने इतने बड़े साइंटिस्ट की बात आप कर रहे हैं कि वो आँख से ही उनके रेटिना से कंप्यूटर सारी कमांड्स लेता था। एक कहानी ये भी है कि एक लड़की के दोनों पैर कट जाते हैं ट्रेन में लेकिन वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है। बिल्कुल। कहानियाँ अपनी जगह इंस्पायर करती हैं, हम्म। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी जब शैटर हो जाती है, हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू कम टू नॉर्मल किसी भी इंसान के लिए? देखिए, मतलब नॉर्मल आने के लिए उन्हें प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत हाँ जी। है ना? तो मतलब ये नॉर्मल है कि इंसान को अगर एक बड़ी दुर्घटना होती है हुँ, तो दिमाग तो भटकेगा, बहुत ज़्यादा। है ना? तो अगर प्रोफेशनल्स उनको सही रास्ते में डाल सकें, हुँ, हुँ। ठीक काउंसलिंग से, ठीक गाइडेंस से, और ये खाली आइसोलेशन में नहीं देख सकते हम। हुँ, जब तक उसको सामने शारीरिक रूप में प्रोग्रेशन ना दिखे, प्रोग्रेशन ना, इम्प्रूवमेंट ना दिखे, हुँ, हुँ, हुँ। तो भी वो अ, उतना मोटिवेटेड नहीं होगा। राइट। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट से हुँ, वो जब उनको इम्प्रूवमेंट दिखे कि हाँ, ये संभव है कि मैं एक साधारण जिंदगी में वापस आ सकता हूँ, साइकोलॉजिकली काउंसल करके ये ना समझाया जाए कि ठीक, मतलब दो पैर तो गए बट दिमाग तो है, और दिमाग से ही सब कुछ कर सकते हो अगर चाहो तो।
जब तक उनको अपॉर्चुनिटीज ना दिखाया जाए, जब तक उनको एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर भी बताया जा सके, क्योंकि आज जितनी रिसर्च हो रही है इसमें शायद कभी नहीं हुई। हाँ, ब्रेक थ्रू नहीं हुई, पर आज के दिन एपिड्यूरल स्टिमुलेशन, ब्रेन मशीन इंटरफेस, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें पैरालाइज लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी। जी। तो हर तरह से उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, फिजिकल, साइको सोशल, वोकेशनल, सेक्सुअल, इंटीग्रेशन इनटू द कम्युनिटी। तभी उनको एक आशा की किरण जाग सकती है। तभी कह सकते हैं कि व्हीलचेयर पे आने से जिंदगी थमती नहीं है, शायद रास्ते बदल जाते हैं, बिल्कुल रास्ते, है ना? अच्छा फैमिली को भी काउंसल करना पड़ता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार, एक आप सोचिए, एक माता पिता जिनकी 13 साल की बच्ची झूले से गिर के, जिसको ऊपर से पूरा पैरालाइज हो गई, हाथ पैर नहीं चल रहे, वेंटिलेटर पे चली गई, तो कितना उन पे दबाव आता होगा, है ना? उन मतलब बच्चे पे तो जो बीतती है वो अलग बात, परिवार पे भी बहुत कुछ बीतती है, और परिवार भी एक तरह से थम जाता है। बिल्कुल। इसलिए पूरे परिवार का भी साइको सोशल रिहैबिलिटेशन उतना ही जरूरी। सर किसी केस के बारे में बता सकते हैं जिसको देखने के बाद, आप भी तो ह्यूमन बीइंग है, इंसान हैं आप, दिल धड़कता है, बुरा भी आपको लगता है, कई बार आंखें भी नम हो जाती होंगी, कोई केस ऐसा आप बता सकते हैं जिसे देखने के बाद और समझने के बाद आपको हेल्पलेस फील हुआ हो कि मैं क्या करूं, मैं करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है? हर पेशेंट की एक अलग कहानी होती है। जी। सोचिए, ऐसा पेशेंट मैं इंडिविजुअली नहीं बताऊंगा, बट आप कल्पना कर सकते हैं, और ये है वास्तविक है, सच्चाई है जो हुआ है। तो जितनी ऊंची चोट हो उतनी गंभीर चोट होती है, अच्छा। है ना? तो क्योंकि उसके नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। राइट राइट। उस जैसे टेलीफोन एक्सचेंज से केबल निकलते ही अगर कट जाए तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो जितनी ऊंची चोट होगी उसके नीचे सारा कुछ गया। ऊंची चोट में सांस लेने की क्षमता भी चली जाती है। तो चोट लगी सर्वाइकल रीजन में नीचे, पहले थोड़ा हाथ चल रहे थे और उम्मीद थी कि नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आएंगे, ऑपरेशन भी हो गया, कंप्लीट इंजरी थी, पर यह था कि व्हीलचेयर पे वापस अपने वोकेशन पे भी आ पाएंगे। फिर एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो ऑपरेशन से 7 दिन बाद वो कॉम्प्लिकेशन हुई और वो वेंटिलेटर पे आ गए, और जो हाथ चल रहे थे वो बिल्कुल श्रगिंग मूवमेंट भी नहीं। गॉड। और आप सोचिए उस इंसान के बारे और उस परिवार के बारे, जो पहले लगा हाँ चोट लगी है बट बच गए, थोड़ा ऊपर होती तो, और अब वो बाद में एक डबल वैमी कहते हैं ना उसको, तो वो ऐसे इंसान को मोटिवेट रखना है। बट हम एक प्रोसीजर करते हैं जो कहते हैं डायफ्रामेटिक पेसमेकर, है ना? अच्छा। तो जिससे आप डायफ्राम को स्टिमुलेट करते हैं, और अगर स्टिमुलेट होता है तो एक डायफ्रामेटिक स्टिमुलेशन डिवाइस इम्प्लांट कर देते हैं उसको डायफ्राम को स्टिमुलेट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके। तो उसको बताया ये पॉसिबिलिटी आप वेंटिलेटर से निकल सकेंगे। तो जब वो ट्रायल किया तो डायफ्राम स्टिमुलेट नहीं हो रहा था डालने से पहले, क्योंकि जो ऊपर सोजन बढ़ी उससे वो फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई करती है उसके अंदर भी बदलाव आ गए। ओहो। तो वो उम्मीद की किरण भी दब गई। ठीक है। जी। अब था कि पता करें कि क्या कर सकते हैं इसमें। कुछ एक फ्रेनिक नर्व ट्रांसफर करते थे, तो वो फ्रेनिक नर्व ट्रांसफर करके शायद फिर डायफ्रामेटिक पेसमेकर सफल हो। तो बाहर के किसी एक डॉक्टर ने वो उम्मीद जगाई, जब उसकी गहराई में गए तो पता चला इनमें वो भी नहीं कामयाब हो सकता। तो पहले गंभीर चोट और उसके बाद बार बार उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा। तो जब असली हिम्मत उनकी टूटी
जब वो और किसी एक ऐसे इंसान को जानते थे, बिल्कुल ऐसी ही चोट, वेंटिलेटर पे, डायफ्रामेटिक स्टिमुलेशन भी फेल हुआ और एक रात सडनली, कारण नहीं पता चला, एकदम से वो जी, भगवान को प्यारे और यंग लड़के। तो ऐसे लोगों की तो पूरी हिम्मत, अब वो पैनिक करते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो कई बार फिर ऊपर वाले पे ही छोड़ना पड़ता है कि हम बेबस हैं, कब कुछ ऐसा निकले कि हम इनको मदद कर सकें। जी। और जो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब तक जिएंगे, हुँ। वो उम्मीद दोबारा जगा सकें उनमें। जी, जी, जी।